Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Is audio video clear for all? Yes. चलिए आ रही है वॉइस. So audio video is clear. चलिए. Good evening, Shivam. So almost everybody has joined. Almost सारे लोग join कर रहे हैं. So we'll continue with the discussion. So today the point of discussion is ESE 2020 mains paper. So the analysis of ESE 2020 mains paper is to be done. Good evening, Sachin. So today's point of discussion is we have to analyze ESE 2020 paper. So if we compare this paper from that of the last year, अगर इस पेपर को कंपेयर करें हम लास्ट ईयर के पेपर से, ओवरऑल द लेवल ऑफ द पेपर वाज वेरी लाइट. ओवरऑल जो पेपर का लेवल है बहुत ही लाइट था. मैं इसको इजी टू मॉडरेट रेंज में मार्क करूंगा. आई मार्क दिस पेपर इन द रेंज ऑफ इजी टू मॉडरेट. और अगर इजी टू मॉडरेट है इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ होगी वो आपकी हाई जाएगी. सो दिस ईयर दी कट ऑफ विल बी कंपैरेटिवली हायर. आफ्टर डिस्कशन डू टेल अबाउट द मार्क्स दैट विल सफिस एफके. अपना डाउट क्लियरली मेंशन करो. प्रबोध, लास्ट में क्या लिखा है आपने? मेंशन योर डाउट क्लियरली. हाँ, मार्क्स फॉर टेल द मार्क्स फॉर दैट विल फॉर सेक्शन. अच्छा, हर सेक्शन के मार्क्स पूछ रहे हो आप कि कौन से सेक्शन में से कितने मार्क्स का आया था? वो तो मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ. दैट आई शेयर. मार्क्स फॉर सिलेक्शन, मार्क्स फॉर सिलेक्शन आई आल्सो शेयर. तो सिलेक्शन के लिए मार्क्स बताऊंगा, अभी शुरू में बता दूंगा मैं आपको. सो अगर बेसिक एनालिसिस करें पेपर की, इफ यू डू द बेसिक एनालिसिस ऑफ द पेपर, तो आई विल मार्क द पेपर इन द रेंज ऑफ मॉडरेट टू इजी. अगर मॉडरेट टू इजी रेंज में पेपर है, इसका मतलब द कट ऑफ विल बी कंपैरेटिवली हायर. सो अकॉर्डिंग टू मी 45 to 50 मार्क्स विल बी कंपैरेटिवली मोर देन द प्रीवियस ईयर. तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 45 से लेके 50 मार्क्स की कट ऑफ हाई जाएगी. तो अगर 45 से 50 मार्क्स की कट ऑफ हाई है, इसके रीजन भी है. द रीजन फॉर दिस इज, एक तो पेपर बहुत इजी है. इजी तो है ही, सारा स्टैंडर्ड है. द पेपर इज एंटायर स्टैंडर्ड. जो प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव में हम एक्सपेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, वो ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको यहाँ पे कन्वेंशन में पूछी हुई है. एंड द वेटेज इज आल्सो कंपैरेटिवली मोर. एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं मैं. तो जो प्रॉब्लम हम ऑब्जेक्टिव में देखते हैं 2 मार्क्स की, 4 मार्क्स की, 5 मार्क्स की, वो यहाँ पे 20 मार्क्स की पूछी हुई है. पेपर इतना इजी है तो सब कर लेंगे एंड रिपीटेटिव भी है इतना. तो सर व्हाट इज द वीकेस्ट, सर देन व्हाट इज द वीकेस्ट पॉइंट इन द मेंस? वीकेस्ट पॉइंट कुछ नहीं है, बस कट ऑफ बढ़ जाएगी. आपकी मार्किंग तो रिलेटिव हो रही है ना, तो वीकेस्ट पॉइंट कोई इशू नहीं है. अगर कट ऑफ बढ़ रही है वो सबके लिए बढ़ रही है. Watching so that clear my concept. I am 217 passed out, but specific whether I'm able to complete the course since not able to attempt questions since most of the time is going and watching videos. So most of the time online में तो बल्कि time कम invest करना पड़ता है आपको. So if you are not able to solve the problem even after the watching the videos, it means concept is not clear. आपको दोबारा वीडियो देखना ही पड़ेगा. You have to again watch the video, or you have to ask the problem specifically in which you are stucking. So अभी हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये नहीं है. दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है पेपर की डिस्कशन करना. सो ट्राई टू लिमिट योर डाउट्स टू द डिस्कशन ऑफ द पेपर ओनली. आपके जो जनरल डाउट्स है वो लास्ट में मैं ले लूंगा. आई डिस्कस अबाउट द जनरल डाउट्स इन द लास्ट. एक बार एनालिसिस पूरी हो जाए फिर हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. सो इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ द लास्ट ईयर, अगर आपको डाटा प्रोवाइड करूं कट ऑफ का लास्ट ईयर के अंदर, सो लास्ट ईयर कट ऑफ, तो अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें, सो वी टॉक अबाउट द लास्ट ईयर कट ऑफ. So last year की कट ऑफ फॉर जनरल
for general, for OBC, for ST and SC. So last year cutoff for general was 541. For OBC, it was 500. For ST, it was 482. And for SC, it was approximately 453. ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी. दिस वॉज द लास्ट ईयर कट ऑफ. साउंड प्रॉब्लम आ रही है बेटा, रिफ्रेश करो. शाह फैज, रिफ्रेश योर सिस्टम. मेरी तरफ से फीड प्रॉपर है. फ्रॉम माय साइड दी फीड इज प्रॉपर. सो दिस वाज द लास्ट ईयर कट ऑफ. इस साल आप 45 से लेके 50 मार्क्स ऊपर मान के चलो. तो अगर हम 2020 की कट ऑफ लेके चले तो 2020 की कट ऑफ में आप इसमें प्लस 50 मार्क्स जोड़ दो. तो प्लस 50 मार्क्स अगर जोड़ के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 590 के आसपास जाएगी कट ऑफ. तो 590 प्लस माइनस 510 मार्क्स हो सकते हैं. तो एक तो पेपर बहुत आसान था. दूसरा, इस बार प्री के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए टाइम आपको ज्यादा मिला. इस बार प्री के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए आपका टाइम कंपैरेटिवली क्या कर गया, बढ़ गया. तो एक तो टाइम भी ज्यादा मिला प्रिपरेशन का. दूसरा, पेपर का लेवल भी क्या निकल के आया, कंपैरेटिवली कम निकल के आया. सो कट ऑफ तो बढ़ेगी इस पेपर के अंदर. तो कट ऑफ विल बी कंपैरेटिवली हायर. So this was the basic overview of the level of the paper. जो basic overview है पेपर का वो मैंने बता दिया यहाँ पे. अब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके उसकी डिस्कशन कर लेते हैं. किस लेवल के प्रॉब्लम आए थे, किस प्रॉब्लम की वेटेज कितनी थी, व्हाट वाज दी वेटेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. और नेक्स्ट ईयर के लिए वैकेंसी भी कम हो गई है. वैकेंसी इज ऑल्सो रिड्यूस. तो ये तीसरा फैक्टर आ गया. वैकेंसी कम थी, प्रिपरेशन करने का टाइम ज्यादा मिला आपको. दूसरा, पेपर का लेवल क्या था, आसान था. द लेवल ऑफ द पेपर वाज कंपैरेटिवली इजियर. सो कट ऑफ विल बी हायर. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास नोट्स. बिल्कुल सही बात है. डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्लास नोट में से. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नोट्स. सो इफ वी सी द एनालिसिस ऑफ द पेपर, तो उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस सेपरेट आउट कर रखे हैं. सो वी सी द एनालिसिस ऑफ द पेपर. अगर सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस करें तो सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस करें. सो इफ वी टॉक अबाउट पेपर 1 फुल स्क्रीन, तो अगर पेपर 1 में एक एक करके सब्जेक्ट उठाएं, इफ यू टॉक अबाउट ऑल दी सब्जेक्ट्स इन पेपर 1, सो फर्स्ट ऑफ दी सब्जेक्ट इज टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स. इस बार थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में इन लोगों ने कृपा करी मतलब वेटेज बहुत ज्यादा दिया हुआ है इसका. द वेटेज इज कंपैरेटिवली वेरी हाई. इतनी हाई वेटेज की नहीं आती है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स. तो अप्रोक्सीमेटली 50% ज्यादा वेटेज दे रखी है इस बार. Approximately weightage of TOS is 50% more than that of the normal weightage of the problems which is being asked up till now. तो 50 मार्क्स के आसपास, 52 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है टॉस में से. इस बार टॉस में से 104 नंबर का पूछा हुआ है. अब 104 नंबर का तो पूछा है, लेवल और कम कर दिया है. इट मींस फ्रॉम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स दी प्रॉब्लम्स वर वेरी सिंपल. प्रॉब्लम बहुत ही आसान थे. एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम ऐसे थे जिसमें थोड़ी सी ट्रिक इन्वॉल्व थी. अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर वेरी सिंपल. इनफैक्ट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी थे जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं. तो ट्रस्ट में से दो प्रॉब्लम आए थे. वन प्रॉब्लम वाज ऑफ 12 मार्क्स एंड वन प्रॉब्लम वाज ऑफ 20 मार्क्स. बोथ दी प्रॉब्लम्स वर कंपैरेटिवली वेरी सिंपल. दोनों प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल थे. एक प्रॉब्लम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से आया था 20 मार्क्स का. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम था उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो सकता था. द कंजप्शन ऑफ द टाइम वुड हैव बीन मोर. पर क्योंकि उसमें एनालिसिस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, स्लो एनालिसिस थी तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. तो एक पर्टिकुलर पार्ट पूछ लिया आपसे. तो अगर पर्टिकुलर पार्ट पूछ लिया तो इस प्रॉब्लम को भी करने में कोई इशू नहीं होगा. कंफर्टेबली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. टाइम मेरे ख्याल से 5 या 6 मिनट लगेंगे आपको ये सवाल करने में. तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम भी मुश्किल हो सकता था, पर वो मुश्किल उन्होंने हटा दी एक पर्टिकुलर पार्ट को एलिमिनेट करके. केबल की प्रॉब्लम आई थी, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ द केबल. केबल के अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं. इनफैक्ट लास्ट ईयर भी केबल की प्रॉब्लम आई थी टॉस में से, और वो प्रॉब्लम काफी अच्छी थी. इस बार प्रॉब्लम का वेटेज वही है, 12 मार्क्स की प्रॉब्लम पूछी है, पर लेवल बहुत कम किया हुआ है इसका. तो प्रॉब्लम वाज वेरी सिंपल. फोर्सेस पूछे थे केबल के अंदर, कैन बी एनालाइज्ड डायरेक्टली आपको ये क्लास नोट्स में से मिल जाएगा. तो जो भी नोट्स आप फॉलो करते हैं, इफ यू फॉलो दोस नोट्स, ये सवाल जरूर कराया जाता है. एक प्रॉब्लम आई थी डायनेमिक्स की. वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज डायनेमिक्स. डायनेमिक्स में इशू होता है बच्चों को, रीजन बीइंग एक नया टॉपिक है. डायनेमिक्स में इशू होता है बच्चों को, रीजन बीइंग नया टॉपिक है. तो नया टॉपिक होता है, कंफर्टेबल नहीं होते उसको, अकस्टम नहीं होते उससे, इसलिए वो डिफिकल्ट लगता है. तो डायनेमिक्स की प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं थी. आई विल नॉट से इट इज डिफिकल्ट, आई विल से इट वाज न्यू. तो नया सवाल था आप लोगों के लिए, नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, इसलिए इशू बनता है डायनेमिक्स की प्रॉब्लम के अंदर. बट द प्रॉब्लम वाज कंपैरेटिवली इजी. बहुत आसान प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम आसान थी, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थी. अगर आपने डायनेमिक्स कर रखी होगी तो ये सवाल भी बन जाएगा.
दिस प्रॉब्लम कैन आल्सो बी सॉल्व्ड इजीली। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, पर मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि डायनेमिक्स बच्चों को समझने में भी दिक्कत होती है और कराया भी नहीं जाता जनरली, इसलिए एक नया प्रॉब्लम लग सकता है आपको डायनेमिक्स का, पर अगर सॉल्व करने बैठोगे आसानी से बन जाएगा। नेचुरल टाइम पीरियड पूछा था मेरे ख्याल से उसके अंदर। और एक प्रॉब्लम आर्च प्लस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्लब करके दिया था, ये तो ऑब्जेक्टिव में आती है प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम कम्स इन ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स की पूछी हुई है, वेरी सिंपल। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं टॉस के लेवल को एनालाइज करूं, तो ऑन एन एवरेज मैं टॉस के लेवल को एनालाइज करूं, इट वाज इजी। ये बात वैलिड है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, पर टॉस के लिए इट वाज इजी, मॉडरेट भी नहीं था, इजी था। बेटा ये सारी डिस्कशन हम लास्ट में कर लेंगे निखिल, कि कौन सी बुक से करें, कहाँ से करें, क्या कंटेंट होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास सेपरेट टाइम है। अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एनालिसिस करना। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको बुक भी बता दूंगा, तो उसके लिए सेपरेट टाइम है हमारे पास, वी हैव सेपरेट टाइम फॉर दैट। तो वो सेपरेटली एनालिसिस करेंगे उसकी, दैट एनालिसिस विल बी डन सेपरेटली। सो फर्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पेपर वन वाज टॉस, अकॉर्डिंग टू मी द लेवल वाज इजी, मेरे हिसाब से लेवल इजी था। नेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट वाज स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर की जो वेटेज है वो पिछले 4-5 सालों में यूनिफॉर्म चल रही है। तो स्टील स्ट्रक्चर की जो वेटेज है वो पिछले 4-5 सालों में यूनिफॉर्म चल रही है, 84 मार्क्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो इस साल भी 84 मार्क्स के प्रॉब्लम पूछे हुए हैं। दिस ईयर आल्सो द वेटेज ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर वाज 84 मार्क्स ओनली। कंप्रेशन मेंबर की प्रॉब्लम थी, अनसपोर्टेड बीम की प्रॉब्लम थी, कनेक्शंस का प्रॉब्लम आया था, एक ब्रैकेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आया था, और गेंट्री गटर का प्रॉब्लम आया था। हाँ, एक प्रॉब्लम में इशू हो सकता है कंप्रेशन मेंबर के अंदर, इन वन ऑफ द प्रॉब्लम द इशू में कम इन कंप्रेशन मेंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसको आप स्टील स्ट्रक्चर में नहीं बना पाओ। सो आई विल पुट स्टील स्ट्रक्चर इन मॉडरेट लेवल, मैं मॉडरेट लेवल में स्टील स्ट्रक्चर को पुट करूंगा। एक प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे प्रॉब्लम्स, अपार्ट फ्रॉम वन प्रॉब्लम, बाकी सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान थे। तो ओवरऑल आई विल ग्रुप दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी स्टील इन मॉडरेट लेवल। हाँ, क्योंकि 2 या 3 प्रॉब्लम ऐसे थे जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा थी, 3 प्रॉब्लम्स हैं 20 मार्क के, और इन प्रॉब्लम्स के अंदर चेक लगाने पड़ते हैं। सो इन गेंट्री गर्डर चेक्स आर टू बी अप्लाइड, इन कनेक्शंस आल्सो चेक्स आर टू बी अप्लाइड। तो इन चेक्स में लगाने के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो सकता है, पर वो जस्टिफाइड बात है। दिस इज जस्टिफाइड सिंस यू हैव टू अप्लाई द चेक्स, द वेटेज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली मोर। पर अगर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इन तीनों प्रॉब्लम्स को, इट इज नॉट डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, टाइम इनमें अगर चेक लगाओगे मेरे ख्याल से 10 मिनट के आसपास का टाइम लग जाएगा आपको। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो 20 मार्क्स की है स्टील में, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का टाइम कंज्यूम कर जाएगी आपका। बट ओवरऑल इफ आई सी दी लेवल ऑफ दी स्टील स्ट्रक्चर, इट इज मॉडरेट। तो टॉस तो आसान था, ये मॉडरेट लेवल है, कंपेरेटिवली लेवल हायर था क्योंकि चेक्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे सारे, ऑल दी चेक्स आर टू बी रिमेंबर्ड थरोली फॉर दी कंप्लीट गैदरिंग ऑफ द मार्क्स। अगर आपको पूरे 20 के 20 मार्क्स चाहिए, आपको सारे चेक्स अप्लाई करने पड़ जाएंगे उसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज नो इशू इन स्टील स्ट्रक्चर, उसके अलावा कोई इशू नहीं था स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। द नेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पेपर वन वाज आरसीसी। 104 नंबर का पूछा था, अगेन वेटेज इज वेरी हाई, बहुत ही बेसिक हमारा सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है पेपर वन का, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। पर अगर फिर से लेवल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द लेवल, लेवल की बात करें, आई पुट इट इनटू मॉडरेट एंड इजी लेवल। मॉडरेट और इजी लेवल के बीच में था, क्यों? क्योंकि इस बार एक ऐसा सवाल आया है जो आज तक पहले नहीं पूछा गया था। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम ओनली मैं इसको मॉडरेट से लेके इजी लेवल के बीच में, सो मॉडरेट टू इजी लेवल है इसका। कौन सा प्रॉब्लम कितने मार्क्स का है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। सो विच ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑफ हाउ मच मार्क्स इज बीइंग डायरेक्टली रेफर्ड। बीम डिजाइन, बीम डिजाइन का डायरेक्ट सवाल आया। तो बीम डिजाइन का सवाल है, शेयर डिजाइन का सवाल है, टी बीम का सवाल है। क्लास में कराए जाते हैं सारे सवाल, बीम डिजाइन टी बीम तो आपको डायरेक्टली नोट्स में से मिल जाएंगे। जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो, आपको ये प्रॉब्लम्स सफिशिएंटली मिलेंगी उसके अंदर। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी रेफर डायरेक्टली फ्रॉम योर नोट्स। तो बीम डिजाइन की 32 मार्क्स की प्रॉब्लम आई है, शेयर डिजाइन की प्रॉब्लम आई है, टी बीम की प्रॉब्लम आई है। कॉलम का सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, कॉलम का जो सवाल पूछा 20 नंबर का, वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आरसीसी के अंदर। ऑब्जेक्टिव का सवाल 20 नंबर का बना के दिया है। इसका मतलब यहाँ पे आपका चैलेंज क्या है? यहाँ पे आपका चैलेंज ये है कि आपको कंप्लीट स्टेप्स लिखने हैं। तो जब पेपर आसान होता है, व्हेन द पेपर इज कंपैरेटिवली इजियर, आसान प्रॉब्लम को ज्यादा वेटेज दिया हुआ है, आपको मार्क्स को फेच करने के लिए, यानी बाकी लोगों से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए आपको डायग्राम्स प्रॉपर्ली बनाने पड़ेंगे, आपको स्टेप सारे मेंशन करने पड़ेंगे, ऑल दी स्टेप्स आर टू मेंशन। बीच में आप कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे, यू नॉट गो फॉर एनी अप्रोक्सीमेशन। जो भी अजम्पशंस आप लोगे वो आप मेंशन करोगे।
whatever assumptions you will take, you have to mention those assumptions also, ताकि, क्योंकि प्रॉब्लम तो आसान है, 2 लाइन में भी कर सकते हो आप, उस वेटेज को जस्टिफाई करने के लिए आपको सारी स्टेप्स बतानी पड़ेंगी। तो पहले 4 प्रॉब्लम्स तो बहुत ही आसान थे, मैंने बीम्स में ही क्लब कर दिया है अर्थक्वेक स्ट्रक्चर्स को, बीम का ही प्रॉब्लम था अर्थक्वेक स्ट्रक्चर के अंदर। ये कंबाइंड फुटिंग का प्रॉब्लम पहली बार आया है, फॉर द फर्स्ट टाइम कंबाइंड फुटिंग प्रॉब्लम वाज बीइंग ऑब्जर्व। तो इससे पहले ईएस में कंबाइंड फुटिंग की प्रॉब्लम नहीं आई हुई है, पर कंबाइंड फुटिंग की प्रॉब्लम भी उसने आसान करके दे दी। कैसे आसान करके दे दी? 2 कॉलम को कनेक्ट करने के लिए बीम भी दी हुई थी, और अगर 2 कॉलम को कनेक्ट करके बीम भी दी हुई है, इसका मतलब कंटिन्यूअस बीम बन गई। कंटिन्यूअस बीम है जिसके दोनों तरफ से स्लैब एक्सटेंडेड है। अगर आपने ये कंसेप्ट पकड़ लिया इस सवाल के अंदर, तो इस सवाल को भी बनाना कोई बड़ा इशू नहीं है। पर पर मैं इस चीज को लेके चल रहा हूँ कि ये चीज क्लिक नहीं करती पेपर के अंदर। अगर क्लिक नहीं करती, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ 20 मार्क्स कंबाइंड फुटिंग, बाकी आप 84 मार्क्स आसानी से फेच कर सकते थे यहाँ पे। सो 84 मार्क्स कैन बी फेच्ड इजीली फ्रॉम दी आरसीसी स्ट्रक्चर्स। इसलिए मैंने इसका लेवल मॉडरेट से इसी के बीच में रखा हुआ है। अगर ये लास्ट प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसको हम इजी लेवल में डाल सकते थे। द लेवल ऑफ द आरसीसी वाज कंपैरेटिवली इजी। तो ये हमारा तीसरा पेपर था, तीसरा सब्जेक्ट था पेपर 1 का। दिस वाज द थर्ड सब्जेक्ट ऑफ द पेपर 1। तो स्ट्रक्चर्स का पार्ट है ये भी, इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, टॉस, आरसीसी, स्टील, मॉडरेट से लेके इजी लेवल के बीच में निकल के आए हैं प्रॉब्लम्स। तो वैसे लेवल काफी अच्छा होता है इनका, इस बार लेवल इन्होंने कम कर रखा है। दिस टाइम द लेवल ऑफ दी सब्जेक्ट्स इज कंपैरेटिवली इजियर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वेरी इजी, इसको इजी भी नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा वेरी इजी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू मी वाज वेरी इजी। डायरेक्ट प्रॉब्लम्स वर बीइंग आस्क्ड, सारे प्रॉब्लम डायरेक्ट है। एक सवाल प्रिंसिपल स्ट्रेस का 20 नंबर का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, थ्योरी ऑफ फेलियर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आपको नोट्स में मिल जाएंगी डायरेक्टली। स्ट्रेन रोजेट का सवाल आया था, फॉर्मूला बेस्ड है, तो फिर से फॉर्मूला बेस्ड है, 12 नंबर का सवाल है, आपको सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ऑल दी स्टेप्स आर टू बी मेंशन्ड। एक प्रॉब्लम टॉर्शन की आई थी, वन प्रॉब्लम वाज ऑफ टॉर्शन, विंड लोडिंग थी इसके ऊपर। ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम था, दिस प्रॉब्लम वाज ट्रिकी, पर इसको भी अगर ध्यान से अगर एनालाइज करें, सॉल्व करने में इशू नहीं आएगा। ट्रिकी था, रीजन बीइंग डायरेक्टली टॉर्शन नहीं दे रखी थी, तो कहीं मेंशन्ड नहीं था कि टॉर्शन का प्रॉब्लम है, पर हाँ सवाल पढ़ के आपको जज करना था दी प्रॉब्लम वाज ऑफ टॉर्शन। अगर आपने ये एनालाइज कर लिया कि प्रॉब्लम टॉर्शन की है, तो फिर कुछ नहीं था प्रॉब्लम के अंदर। तो टोनी स्टार कमेंट दिख रहे हैं मुझे, आपको दूसरों के कमेंट नहीं दिख रहे, पर मेरे को सबके कमेंट दिख रहे हैं। तो आपको जो अपने डाउट पूछने पूछो, आई बी एबल टू सी इट। हाँ, आपको दूसरों के कमेंट नहीं दिख रहे होंगे, यू नॉट बी एबल टू सी द अदर कमेंट्स। और एक प्रॉब्लम थी हमारी एक्सियल एलोंगेशन की, ये प्रॉब्लम भी आपको डायरेक्टली क्लास नोट्स में मिल जाएगी। दिस प्रॉब्लम कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली फ्रॉम दी क्लास नोट्स। तो मैं सॉम को रेट करूंगा, बहुत ही आसान था सॉम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इतना आसान प्रॉब्लम्स नहीं पूछते थे, पर इस बार इन्होंने पूरे स्ट्रक्चर्स को ही बहुत ही आसान लेवल के प्रॉब्लम्स में पूछा हुआ है। क्यों सर, क्यों कमेंट नहीं दिखेंगे? क्योंकि ये ऑब्जर्व हुआ है कि आप सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो अच्छे कमेंट देखने की आदत नहीं है, इसलिए कमेंट को हटा दिया इन्होंने, तो इसलिए कमेंट नहीं देखे जाते। तो हमें कमेंट दिखते हैं बस यहाँ पे। प्रिंसिपल स्ट्रेस में तो ट्रायंगुलर बॉडी दिया था। हाँ, I have returned UPSC CSC 22 prelims and expecting my paper to clear and started mains preparation where my optional is civil engineering. Can you suggest from which wish to prefer? कौन है? नाम है नहीं आपका, यूजर नेम, यू, आपकी फोटो भी नहीं है, आपका नाम भी नहीं, डॉट है, डॉट लगा रखा है, तो जो भी है डॉट आदित्य। तो आदित्य, जब एक बार ये क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद आप मेरे से पूछ लीजिए या पर्सनली पूछ लीजिए कि कौन सी बुक से आपको रेफर करना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर सिविल सर्विसेज पैटर्न डिफरेंट, ईएससी वाला पैटर्न फॉलो नहीं करना पड़ेगा आपको वहां पे, तो थोड़ा सा चेंज आएगा। उसके लिए आप सेपरेटली मेरे से डिस्कशन कर लीजिए, तो या तो क्लास के लास्ट में पूछ लेना या मेरे को मैसेज करके पूछ लेना, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है पहले मैं उसे कवर कर लूं, आफ्टर दैट आई डिस्कस, क्योंकि बाकी सारे लोग इसी के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दिस पेपर, सो नेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज सीपीएम पार्ट, 52 मार्क्स, मतलब कुछ है ही नहीं इस पेपर के अंदर। एक 20 नंबर का सवाल पूछा है सीपीएम का, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, नेटवर्क डायग्राम की है, डायग्राम बनाओ और सारे फ्लोट्स कैलकुलेट कराए। तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ सीपीएम 20 मार्क्स, नेटवर्क का है, मतलब कन्वेंशनल प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हर बार पूछी जाती है। थ्योरी की प्रॉब्लम्स आई है 32 मार्क्स की, तो थ्योरी प्रॉब्लम ऑफ 32 मार्क्स है। अब थ्योरी की प्रॉब्लम है, इसमें कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है मार्क्स को फेच करना। आसान प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज इजी, पर इन प्रॉब्लम्स में अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करो सारी चीजों को, तो आपको वो पूरे नंबर नहीं देगा। पर इसके अपोजिट, अगर आप
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करो, उसमें आप सारी जानकारी दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम 32 मार्क्स की है, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें अगर आपने सही तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट नहीं किया, जो मार्क्स मिलते हैं वो कंपैरेटिवली कम निकल के आते हैं। बट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर 12 नंबर की थ्योरी थी। क्रेन्स, क्रेन्स हमारी इंजीनियरिंग में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कैसे करती है, टाइप ऑफ क्रेन्स, मोबाइल क्रेन्स, डायरेक्ट क्रेन्स, टाइप ऑफ क्रेन्स के बारे में पूछा हुआ था इसके अंदर। तो 20 मार्क्स ऑफ प्रॉब्लम वाज ऑफ क्रेन्स, तो 32 मार्क्स थ्योरी का था। अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया तो आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। हाउएवर, इस चीज को पेपर बनाने वाले ने कंपनसेट कैसे किया? अगर आप पेपर का स्ट्रक्चर देखोगे, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, मैंने आपको ये मार्क्स एक साथ लिख के बताए हैं, पर सारे प्रॉब्लम्स एक साथ नहीं आए हैं। तो जो कॉम्बिनेशन बनाई हुई है प्रॉब्लम्स की, जो कॉम्बिनेशन बनाई है प्रॉब्लम्स की, वो इस तरीके से बनाई हुई है कि आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है और साथ में एक थ्योरी प्रॉब्लम दी हुई है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग मेड इज इन सच अ फैशन कि आपको मार्क्स मिले, यानी डेलिबरेटली कट ऑफ ज्यादा बढ़ाई हुई है यहाँ पे। सो कट ऑफ इज बीइंग इंक्रीज डेलिबरेटली, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्रॉब्लम ऐसी बन जाती है, दो प्रॉब्लम ऐसी बन जाती है जिसमें सारे पार्ट डिफिकल्ट होते हैं, तो उसमें मार्क्स को फेच कर पाना मुश्किल होता है। पर इस बार जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें कॉम्बिनेशन ऐसे बनवाए हुए हैं प्रॉब्लम्स के कि मार्क्स को फेच करना बहुत ही आसान है। तो पर सीपीएम, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, मैं इसको मॉडरेट लेवल पे रख रहा हूँ। प्रॉब्लम्स इजी है, पर मार्क्स फेचिंग कैपेबिलिटी जो इन प्रॉब्लम्स की वो कंपैरेटिवली कम मिलेगी आपको, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है 20 नंबर का, ये तो आप पूरे निकाल लोगे, इनमें आपको कंपैरेटिवली मार्क्स कम देगा वो। नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर इज बिल्डिंग मटेरियल्स। 52 मार्क्स का पूछा है। अगेन वेटेज इज होमोजीनियस, वेटेज होमोजीनियस ही है, पर जो प्रॉब्लम्स है वो सारे स्टैंडर्ड है। ऑल दी प्रॉब्लम्स आर ऑफ स्टैंडर्ड। एक प्रॉब्लम पूछी थी एग्रीगेट्स के ऊपर, कि एग्रीगेट्स को साइज के बिहाफ पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है, वर्कबिलिटी कैसे डिफाइन की है हमारे कोड के हिसाब से, और कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट से वर्कबिलिटी कैसे निकाली जाती है। 6 मार्क्स के प्रॉब्लम थे, डायरेक्टली निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। 20 नंबर की प्रॉब्लम थी हमारे सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, बोक्स कंपाउंड्स के ऊपर। तो बोक्स कंपाउंड्स प्रॉपर्टी कैसे कंट्रोल करते हैं सीमेंट की, एक सवाल ये पूछा हुआ था। और कंसिस्टेंसी कैसे मेजर की जाती है, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी को मेजर कैसे करते हैं। ये 20 नंबर की प्रॉब्लम पूछी हुई थी सीमेंट की। तो सीमेंट एज डिस्कस, मैं हर बार बोलता हूँ कि सीमेंट की वेटेज 25% मिलेगी, कंक्रीट की वेटेज 25% मिलेगी, टिम्बर की वेटेज 25% मिलेगी, और 25% वेटेज आपको बचे हुए बिल्डिंग मटेरियल में मिलेगा। तो आप चेक भी कर सकते हो, सीमेंट 20 नंबर का पूछा हुआ है, सीमेंट इज ऑफ 20 मार्क्स। टिम्बर 20 मार्क्स का पूछा हुआ है, तो टिम्बर इज ऑफ 20 मार्क्स। और बाकी जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आई थी टिम्बर की, वो प्रिजर्वेशन से आई थी, ये भी आपको नोट्स में मिलेगी मेरे। इफ यू सी माय नोट्स, आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं वाटर बेस्ड। और प्लास्टिक भी इस बार मैंने कराया था, और कोइंसिडेंटली सवाल प्लास्टिक का भी आ गया। तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, दोनों चीजें करा रखी हैं। बोथ दी पॉइंट्स आर बीइंग डिस्कस, दोनों में डिफरेंसेस पूछे हुए हैं। इनफैक्ट आज जो पहली वाली क्लास हुई थी उसमें भी ये डिस्कस कर रहे थे। दिस पॉइंट आई वाज डिस्कसिंग इन स्पेशल क्लास बिफोर दिस क्लास। तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है बीएमसी के। पर जब भी अगले वाले एग्जाम में आप मेंस लिखोगे, आपको ध्यान रखना है कि थ्योरी के जो प्रॉब्लम्स है वो लास्ट में अटेम्प्ट करो। क्लिंकर्स वाले प्रॉब्लम में क्या लिखना था बेटा, क्लिंकर्स बोक कंपाउंड्स के जो क्लिंकर्स है उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी थी। तो जितने भी बोक्स कंपाउंड्स हैं उनके क्लिंकर्स की प्रॉपर्टी लिखनी थी हमें, यानी C3A, C4AF, C3A, C2S, ये क्लिंकर्स क्या प्रॉपर्टी इंपार्ट करते हैं वो बताया था आपको। तो सीमेंट में सबसे ज्यादा फोकस इन क्लिंकर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही होता है। तो वो प्रॉपर्टीज पूछी हुई है आपसे, दोस प्रॉपर्टीज वर बीइंग आस्क्ड। बस उसने बोक्स कंपाउंड नहीं बोल के क्या बोल दिया, सीमेंट के क्लिंकर बोल दिया। ही हैज मेंशन्ड सीमेंट क्लिंकर, तो बस ये चीज प्रॉब्लम में ट्विस्ट कर दी उसने, दिस प्रॉब्लम वाज ट्विस्टेड। पर आपको बोक्स कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लिखनी थी सारी, प्रॉपर्टीज ऑफ द बोक्स कंपाउंड्स वाज टू बी मेंशन्ड। सो ओवरऑल द लेवल वाज इजी, लेवल इजी था। पर आपको फिर से 52 मार्क्स में से अगर 35 से लेके 40 मार्क्स मिल जाते हैं बीएमसी में, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो मैं डिस्कस ये कर रहा था कि अगली बार जब भी मेंस लिखोगे किसी भी एग्जाम का, आप न्यूमेरिकल पोर्शन पहले कवर करोगे, जो थ्योरी पोर्शन है उसको लास्ट के लिए छोड़ोगे, क्योंकि थ्योरी में हमें ये भी आइडिया नहीं लग पाता कई बार कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना। तो इसको आप लास्ट के लिए छोड़ दोगे, आप टोटल वेटेज निकाल लोगे थ्योरी पोर्शन की। जैसे अगर हम पेपर वन में देखें टोटल अप्रोक्सीमेटली 80 से लेके 90 नंबर थ्योरी के आए हैं। तो ये 80 से 90 नंबर थ्योरी के मैं लास्ट के लिए छोड़ दूंगा कि लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे एज पर द टाइम विच इज अवेलेबल। तो हम टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से इनको अटेम्प्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट इसमें से निकाल पाए। पर अगर पहले अटेम्प्ट करने लग जाओगे, क्योंकि सवाल आसान होते हैं, आप लिखने लग जाओगे इसके अंदर अननेसेसरी,
तो उसमें बाउंडेड नहीं होते हम, पर अगर लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं हम बाउंड हो जाते हैं कि इतने टाइम में मेरे को कंप्लीट करना है, तो उस केस में इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी बढ़ जाती है हमारे मार्क्स निकालने की। सो ओवरऑल पेपर वन वॉज कंपेरेटिवली इजियर देन द लास्ट ईयर, ये कंपेरेटिवली आसान था लास्ट ईयर से। क्लियर यहां तक? So up till now, I was doing the analysis of paper one. So according to me, it was easier than the last year paper. लास्ट ईयर के पेपर से कंपेरेटिवली आसान था। आंसर्स को सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आंसर्स को सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, आपको मेंशन भी होता है पेपर की स्टार्टिंग में। मेंस तो रिपीटेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। प्री क्लियर करना टफ है, मेंस रिपीटेटिव होता है, पर फिर मेंस में कट ऑफ बढ़ जाती है। इन मेंस कट ऑफ इज इंक्रीज्ड। तो वो पेपर आसान है, पर अब पेपर आसान है तो कट ऑफ भी तो ज्यादा जाएगी आपकी। फिर राइटिंग का रोल कुछ नहीं होता, बात समझ में आनी चाहिए बस। राइटिंग का कोई इशू नहीं है, आपको बस बात समझ में आनी चाहिए। अगर आप जो लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ गया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो राइटिंग का कोई इशू नहीं होता, देयर इज नो इशू ऑफ द राइटिंग, इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी। बस यहां तक की एनालिसिस ध्यान रखनी है आपको। सो विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। विल मूव फॉरवर्ड टू पेपर टू। अब पेपर टू की तरफ बढ़ते हैं। सो पेपर टू फर्स्ट सब्जेक्ट, पेपर टू का फर्स्ट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीन्स। इस बार वेटेज ज्यादा आई है एफएम की। दिस टाइम द वेटेज ऑफ द एफएम इज कंपैरेटिवली मोर। 62 मार्क्स का आया है फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन्स मिला के। 21 मार्क्स की फ्लूइड मैकेनिक्स है, 6 मार्क्स का ओसीएफ पूछा हुआ है और 35 मार्क्स का हाइड्रोलिक मशीन्स पूछी हुई है। सर 4 ईयर में हमने 150 नंबर के पेपर दिए थे तो इजी होगा। बिल्कुल सही बात है। सॉइल में पाइल्स वाले क्वेश्चन में बेस रेजिस्टेंस में एरिया मल्टीप्लाई नहीं किया, बाकी अप्रोच सही, तो कितने मार्क्स मिलेंगे? स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपने वो चीज छोड़ रखी है तो ये मान के चलो कि आप 20 नंबर का सवाल था मेरे ख्याल से, वो जो पाइल फाउंडेशन का सवाल है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो पाइल फाउंडेशन का सवाल है, 20 नंबर की प्रॉब्लम थी, तो आप ये मान के चलो 8 से लेकर 9 नंबर काट लेगा वो आपके, क्योंकि 5 नंबर तो लास्ट में आंसर के ही है उसके अंदर। तो 25% ऑफ द मार्क्स इज फॉर आंसर। तो 5 नंबर उसके छोड़े हुए, आपके एक स्टेप में गलती हुई है, उसके 6-7 स्टेप्स थे, तो 3-4 नंबर और कट जाएंगे आपके। 3 और 4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट। तो टोटल आपके 8 से लेकर 9 नंबर कटेंगे अगर आपने लास्ट वाला एरिया वाला मल्टीप्लीकेशन यूज नहीं किया। सो सो वी वर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स, हम बात कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स की। इस बार वेटेज ज्यादा है, दिस टाइम द वेटेज इज कंपैरेटिवली मोर। 21 मार्क्स फ्लूइड मैकेनिक्स के हैं, 6 मार्क्स ओसीएफ के हैं, 35 मार्क्स हाइड्रोलिक मशीन्स के हैं। हाउएवर द प्रॉब्लम्स वर स्टैंडर्ड, प्रॉब्लम स्टैंडर्ड लेवल की थी। तो प्रॉब्लम का जो लेवल था वो स्टैंडर्ड था। तो स्टैंडर्ड लेवल्स ऑफ द प्रॉब्लम वर बीइंग आस्क्ड, कोई इशू नहीं होगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर। 6 नंबर का प्रॉब्लम विस्कोसिटी का था, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम वाज ऑब्जेक्टिव। एक 15 नंबर की प्रॉब्लम थी बाउंड्री लेयर की, अगेन कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। अगेन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, कोई इशू नहीं होना चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। एक ओसीएफ का सवाल था, मतलब ओसीएफ में एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना आसान सवाल पूछेगा। मतलब ओसीएफ इतना टेक्निकल टॉपिक है, उसमें बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, पर 6 नंबर का एक डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ था ओसीएफ में। इसका मतलब द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम्स वर स्टैंडर्ड। स्टूडेंट शुड बी वेरी कंफर्टेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम कर सकते हैं। हाँ, मशीन्स की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत लेंदी थी, द प्रॉब्लम्स ऑफ द मशीन्स वर कंपैरेटिवली लेंदियर, उसमें टाइम कंज्यूम होगा आपका, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे। बाकी मैंने स्टैंडर्ड मेंशन किया हुआ है, लेवल में कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू इन द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम्स, लेवल बहुत आसान था इन प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट वाज ट्रांसपोर्टेशन। तो अगला जो सब्जेक्ट था ट्रांसपोर्टेशन का था। ट्रांसपोर्टेशन में सारी कवरेज थी और ये पैटर्न है स्टैंडर्ड। कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ हाईवे करके चले जाते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हाईवे समझते हैं। अगर आप हाईवे की बात करोगे सिर्फ 37 मार्क्स का है। इफ यू टॉक अबाउट हाईवे, ओनली 37 मार्क्स आउट ऑफ 89, यानी आधे से भी कम प्रोपोर्शन है, 50% से भी कम है। 50% से भी कम आपको क्या मिल रहा है? हाईवे मिल रहा है। तो हाईवे ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है, रेलवे, एयरपोर्ट्स, डॉक, हार्बर और टनल भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज ध्यान रखती है कि वो हर एक पोर्शन में से आपसे सवाल पूछे। तो ईएस के लिए तो कम से कम आपको ध्यान रखना है, कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। अभिषेक, अपनी ऐप बंद करके दोबारा कनेक्ट करो। वीडियो लाइव जा रहा है, यहाँ से वीडियो लाइव जा रहा है, अपनी ऐप को डिस्कनेक्ट करो, दोबारा कनेक्ट करो, वापस वीडियो आ जाएगा आपका। सो 37 मार्क्स की हाईवे की प्रॉब्लम थी, 2 सवाल थे। एक प्रॉब्लम 25 मार्क्स का था, ट्रांजिशन कर्व की डिजाइनिंग थी।
दूसरा सिग्नल डिजाइन करना था 12 नंबर का, वेबस्टर मेथड, दोनों स्टैंडर्ड सवाल है, नोट्स अपने चेक करो, दोनों सवाल मिल जाएंगे आपको। तो जहां पर भी आपने नोट्स बनाए होंगे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से दोनों, कोई इशू नहीं होना चाहिए दोनों सवालों को करने के अंदर। हाँ, थोड़ी सा लेंथ ज्यादा है प्रॉब्लम का, 25 नंबर का सवाल है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर, बट कंसेप्चुअली प्रॉब्लम में कुछ नहीं था। रेलवे, एयरपोर्ट, डॉक्स एंड हार्बर्स, टनल्स, हर बार सवाल पूछता है इसमें से। एवरी टाइम दी प्रॉब्लम इज बीइंग आस्क्ड। वेटेज वेरी कर जाती है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन पोर्शन को छोड़ के जाते हैं। और हर बार मैं जब भी कोई जनरल एनालिसिस करता हूँ किसी भी टॉपिक की, ये जरूर बोलता हूँ कि छोटे टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है। स्मॉलर टॉपिक्स आर नॉट टू बी लेफ्ट आउट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। कहने का मतलब है हर एक पॉइंट जो सिलेबस में मेंशन होता है उसको कवर करता है ये इसमें। तो रेलवे का 12 नंबर का सवाल था, रेडियस ऑफ टर्नआउट निकालना था। एयरपोर्ट का पूछा हुआ था 20 नंबर का, करेक्शन लगानी थी रनवे की। इतना आसान सवाल है करेक्शन लगाने वाले का। लास्ट ईयर यही सवाल 12 नंबर का पूछा हुआ है। लास्ट ईयर यही करेक्शन ऑफ रनवे लेंथ 12 नंबर की पूछी है। इस बार भी वही सवाल पूछा हुआ है, डाटा चेंज किया है, 20 नंबर का पूछा हुआ है। डाटा इज चेंज्ड और 20 नंबर का सवाल पूछा हुआ है। कहने का मतलब है लेवल और गिरा दिया, लेवल इज फर्दर रिड्यूस, वेटेज बढ़ा के प्रॉब्लम की। नेक्स्ट, 2017 गेट में भी आया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। रेलवे, एयरपोर्ट, डॉक्स के नोट्स नहीं है, मैं दे दूंगा नोट्स आपको। मैं नोट्स भी दे दूंगा, पढ़ा भी दूंगा आपको स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास में आई डिस्कस दीस टॉपिक्स आल्सो, आई शेयर द नोट्स आल्सो, उसकी टेंशन मत लो। डॉग का सवाल आया था 10 नंबर का, और 10 नंबर का सवाल टनल का आया था, दोनों थ्योरी प्रॉब्लम्स थे। तो 10 मार्क्स ऑफ द प्रॉब्लम्स वाज बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डॉग्स, 10 मार्क्स ऑफ द प्रॉब्लम्स वर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम टनल। तो टनल, डॉग्स, हार्बर, एयरपोर्ट, रेलवे, ये चीज छोड़ के नहीं जानी है आपको, क्योंकि इसमें से सवाल पूछे जाएंगे आपसे डायरेक्टली। ये चीज वैलिड है ओपन चैनल फ्लो के लिए, द सेम थिंग इज वैलिड फॉर ओपन चैनल फ्लो। सेम चीज वैलिड है आपके प्लास्टिक एनालिसिस के लिए, सेम चीज वैलिड है आपके एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के लिए। अभी दिखाता हूँ आपको एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, 33% वेटेज है इनकी। मतलब टाइम बहुत कम लगता है इनको करने में। 33% वेटेज का सवाल पूछे हुए एनवायरमेंट के अंदर। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये आपको कभी स्किप नहीं करने, इनफैक्ट इनको तो सबसे पहले करना है। यू टू डू दिस टॉपिक्स कंपैरेटिवली अर्लियर। सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ओवरऑल आई से इट वाज मॉडरेट लेवल, क्योंकि थ्योरी के प्रॉब्लम्स थे। थ्योरी के प्रॉब्लम्स में मार्क्स फेच करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। तो ये 20 नंबर की प्रॉब्लम थ्योरी की थी, इस वजह से मैं इसको मॉडरेट लेवल में रख रहा हूँ। आई एम कीपिंग दिस इन मॉडरेट लेवल। हाँ, जियोलॉजी भी, जियोलॉजी भी आपको अटेम्प्ट करनी है। सॉइल 99 मार्क्स की आई थी, यूनिफॉर्म है। ऑलमोस्ट हर साल 99 मार्क्स की चलती है सॉइल मैकेनिक्स, ऑलमोस्ट एवरी ईयर द वेटेज ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स इज कांस्टेंट। कहने का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक प्रॉब्लम कैपलरी की आई थी, अफेक्टिव स्ट्रेस निकालने थे, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, नोट्स में मिलेंगे, मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, किसी के नोट्स भी करो। करेक्शन 2 मार्क्स का गेट में आएगा, बिल्कुल सही बात है। एक प्रॉब्लम आई थी, एसपीटी नंबर की थ्योरी थी कि एसपीटी नंबर में करेक्शंस क्यों लगाए जाते हैं। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हर किसी के नोट्स में होते हैं ये प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड सवाल है, हर कोई कराता है। कहने का मतलब है जब पेपर का लेवल आसान हो जाता है, when the level of the paper is easier, आपको जो पढ़ाया जाता है उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको वो मटेरियल मिलता है, इसीलिए जो कट ऑफ होती है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। तो आपको हर किसी के नोट्स में मिलेगा एसपीटी नंबर, कोई स्पेशल चीज नहीं है ये। शेयर स्ट्रेंथ का सवाल आया 20 नंबर का, कंसोलिडेटेड अंडररेन टेस्ट था, बहुत ही आसान सवाल है। दो स्टेज में पूछा हुआ था, दो स्टेज में पूछा था कि इमीडिएटली आपने लोड लगाया, लॉन्ग टर्म आपने लोड लगाया, लैंग्वेज चेंज की हुई थी, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को भी। पाइल फाउंडेशन की जो प्रॉब्लम आई थी, बोर्ड पाइल थी 20 नंबर की, ये थोड़ी सी टिकी प्रॉब्लम थी, और इनफैक्ट मेरे नोट्स में मिल जाएगी आपको ये। इस बार के मेरे नोट्स देखोगे आपको ये सवाल मिलेगा, उसके अंदर 20 नंबर का सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, एसपीटी नंबर को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये मैंने सेम प्रॉब्लम करा रखी है नोट्स के अंदर, आई डिस्कस द सेम प्रॉब्लम इन द नोट्स। तो अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम है, पूछी नहीं जाती थी, पर इस बार पूछ ली गई है, दिस टाइम इट इज बीइंग आस्क्ड। तो मेरा हमेशा फोकस होता है जो अनकन्वेंशनल चीजें होती हैं उसको आपको कवर करना है। इट मींस कवरेज शुड बी थरो, ताकि अगर ये प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं आपको एज मिल जाए। अब जिसने जिसने वो लेक्चर देखा हुआ होगा मेरा, उसको ये 20 नंबर डायरेक्टली मिल गए होंगे। बाकी एक प्रॉब्लम नहीं कराई जाती है कि एसपीटी नंबर को इंक्लूड किया जाए बोर्ड फाइल्स के अंदर। शैलो फाउंडेशन का सवाल आया था, एक थ्योरी का प्रॉब्लम था, एक न्यूमेरिकल था, दोनों बहुत ही आसान थे, बोथ वर कंपैरेटिवली वेरी इजी। एक प्रॉब्लम सेटलमेंट की थी, कंसोलिडेशन सेटलमेंट, स्टैंडर्ड सवाल है। तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट 4-5 स्टेप लगते हैं उसके अंदर, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ 15 मार्क्स में भी घास। तो एक प्रॉब्लम को छोड़ दें, वो भी जिसने क्लास लगाई होगी वो कर लेगा। एक प्रॉब्लम को छोड़ दें, पूरी सॉइल मैकेनिक्स का लेवल कंपैरेटिवली बहुत आसान था। तो मैं इसको बोलूंगा मॉडरेट लेवल की थी सॉइल मैकेनिक्स। क्यों? क्योंकि थ्योरी के सवाल भी थे,
थ्योरी प्रॉब्लम्स भी थी कंपैरेटिवली, और एक 20 नंबर का सवाल ऐसा था जो 90% लोगों ने देखा हुआ नहीं था या किया हुआ नहीं था, इसलिए मैं उसको मॉडरेट लेवल में डाल रहा हूँ। हेंस आई एम पुटिंग दिस सॉइल मैकेनिक्स इन मॉडरेट लेवल। हाँ, दिव्यांश कराया हुआ है प्रॉब्लम वो। दिस प्रॉब्लम आई डिस्कस इन द क्लास, नोट्स में मिल जाएगा आपको। बाकी सॉल्यूशंस मैं शेयर कर दूंगा। आई शेयर द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और सॉल्यूशन भी कैसे शेयर करूंगा मैं, जो प्रॉब्लम आई हुई है उस प्रॉब्लम के नीचे मेरे नोट्स की आपको स्नैपशॉट मिल जाएगी कि वो प्रॉब्लम डायरेक्टली नोट्स में से है, बस डाटा चेंज होगा। सारे नोट्स की पीडीएफ ग्रुप पे, हाँ सारे नोट्स की पीडीएफ मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ धीरे धीरे। आई एम शेयरिंग द पीडीएफ ऑल द नोट्स ऑन द ग्रुप ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे आपके पास सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगता है, इट कंज्यूम्स टाइम। बाकी ये सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच आर टू बी डिस्कस आर फ्रॉम सर्वेइंग। 52 मार्क्स के आए थे। बहुत ही कंफर्टेबल प्रॉब्लम से, वेरी कंफर्टेबल प्रॉब्लम। लास्ट में अगर देखोगे जियोलॉजी का भी 10 नंबर का प्रॉब्लम आया हुआ है, तो फिर भी ये अनकन्वेंशनल टॉपिक है। अगेन अनकन्वेंशनल टॉपिक, लोग छोड़ के चले जाते हैं ऐसे। रिमोट सेंसिंग की 10 नंबर की प्रॉब्लम आई हुई थी। लेवलिंग 12 नंबर का डायरेक्ट सवाल, लोकल अट्रैक्शन 20 नंबर का डायरेक्ट सवाल। तो अगर मैं रिमोट सेंसिंग और जियोलॉजी को सेपरेट आउट कर दूं, क्योंकि अनकन्वेंशनल टॉपिक्स है, ये 32 नंबर आपको निकालने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्लस वाला ग्रुप नहीं, नॉर्मल ग्रुप जो है आपका, प्लस पे भी शेयर करता हूँ मैं, नॉर्मल ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ। सो आई शेयर द नोट्स ऑन बोथ द ग्रुप्स। ऐसा नहीं कि मैं प्लस पे शेयर करता हूँ, तो जो भी मेरा मटेरियल है वो दोनों ग्रुप्स में अवेलेबल होता है। लिंक में शेयर कर दूंगा लास्ट में। आई शेयर द लिंक ऑफ द ग्रुप इन द लास्ट। सो अपार्ट फ्रॉम रिमोट सेंसिंग एंड जियोलॉजी, फॉर रेस्ट ऑफ द टू प्रॉब्लम्स स्टूडेंट शुड बी कंफर्टेबल। कंफर्टेबली आप ये बाकी बच्चे भी 3 प्रॉब्लम्स बना सकते थे, तो यहाँ पर भी मैं लेवल मॉडरेट लेके चल रहा हूँ। हेयर ऑल्सो आई एम सेइंग द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम्स वर कंपैरेटिवली मॉडरेट। बार कट ऑफ ऊपर जाएगी क्या इस बार? बिल्कुल, बहुत ऊपर जाएगी, जाएगी नहीं, बहुत ऊपर जाएगी। शुरू में मैंने डिस्कस किया हुआ है, कम से कम 45 से 50 नंबर, कम से कम 45 से लेके 50 मार्क्स कट ऑफ ऊपर जाएगी। ग्रुप में कौन से ज्वाइन करना है मैं लास्ट में आपको शेयर कर दूंगा लिंक। आई शेयर द लिंक, अभी एक बार मेरा टॉपिक खत्म होने दो। द नेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज हाइड्रोलॉजी। अगेन लेवल इज वेरी इजी, बाकियों का तो फिर भी मॉडरेट था, इसका लेवल बहुत ही इजी है। 20 नंबर की प्रॉब्लम थी, 12 नंबर का सवाल था फाइव इंडेक्स इन्फिल्ट्रेशन का। एक थ्योरी प्रॉब्लम थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइव इंडेक्स। दोनों प्रॉब्लम स्टैंडर्ड है, डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। जो भी नोट्स आप फॉलो करते हो, ये प्रॉब्लम तो जरूर कराई जाती है। तो कहने का मतलब कोई स्पेशल चीज नहीं थी, सो नथिंग वाज स्पेशल। तो कोई स्पेशल चीज नहीं पूछी इसके अंदर, कन्वेंशनल सवाल है, ऑल दी प्रॉब्लम्स वर कन्वेंशनल। इसलिए शुरू में मैंने क्या बोला कि पेपर अगर इस तरह का आता है, इस तरह का पेपर आता है, तो आप लोगों का नुकसान ही होता है। इट इज ड्रॉबैक फॉर यू, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा निकल जाती है, और जो सिंसियर बच्चा होता है उसके फिर सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको इन पेपरों के अंदर एज लेनी है, आगे फ्यूचर में आपको अनकन्वेंशनल टॉपिक भी करने पड़ेंगे। यू हैव टू डू अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स। तो अभी आप, जैसे मैंने डिस्कस किया है, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में या 2 या 3 सब्जेक्ट को छोड़ के सब में अनकन्वेंशनल सवाल आए हुए हैं। आरसीसी में आया है, स्टील स्ट्रक्चर में आया हुआ है, सॉइल मैकेनिक्स में आया हुआ है, देयर वाज वन अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स ऑन सॉइल मैकेनिक्स। तो अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स भी आपको कवर करने पड़ जाते हैं इसके अंदर। स्पेशल में कराया है हाइड्रोलॉजी, स्पेशल में कराएंगे, हाँ स्पेशल में कराएंगे हाइड्रोलॉजी। आई डिस्कस हाइड्रोलॉजी इन स्पेशल क्लास। तो हाइड्रोलॉजी को स्पेशल क्लास में कराऊंगा मैं, वहां पे आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज इरिगेशन। 35 मार्क्स की आई है, स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट हर साल 35 मार्क्स की आती है। 12 नंबर का सवाल पहले चैप्टर में से, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। जो वाटर रिक्वायरमेंट की फ्रीक्वेंसी वो पूछी हुई है। डिजाइन ऑफ कैनाल स्टैंडर्ड, 6 मार्क्स की प्रॉब्लम, बहुत ही डायरेक्ट सवाल था। वाटर लॉगिंग थ्योरी आई थी कि वाटर लॉगिंग की थ्योरी बता दो, क्यों होती है, किस कंडीशन में होती है, कैसे अवॉइड करें। और 12 नंबर का सवाल था ग्रेविटी डैम्स का। और ये ही सारे चैप्टर्स होते हैं आपके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये 4-5 चैप्टर्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड सवाल है इरिगेशन में से, मैं इसको इजी लेवल में डालूंगा। तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इनको सॉल्व करने के लिए। नो स्पेशल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ऑल दी प्रॉब्लम्स वर डायरेक्ट फ्रॉम योर नोट्स। जो भी नोट्स आप फॉलो करते हैं वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी कर रखी होंगी आपने पहले ही। नेक्स्ट ऑफ दी और लास्ट ऑफ दी सब्जेक्ट इज एनवायरमेंट। फेचिंग मैक्सिमम मार्क्स 124 नंबर का पूछा है इस बार। अब 124 नंबर का तो पूछा ही पूछा है, साथ में कुछ भी नहीं पूछा है। कुछ भी नहीं पूछा है मतलब थोड़ा सा तो लेवल
पूछना चाहिए था इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव सवाल उठा के डाल रखे हैं इसमें। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली, नोट्स से सवाल डाल रखे हैं। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। अगर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी यूनिफॉर्म। 36 मार्क्स रॉ वाटर, 46 मार्क्स वेस्ट वाटर और 42 मार्क्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। इनको करने में 5% टाइम नहीं लगता। और एक बार जरा वेटेज देख लो, आउट ऑफ 124 मार्क्स 42 मार्क्स की पूछी हुई है, यानी अप्रोक्सीमेटली 30%। तो बहुत ही छोटे टॉपिक होते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नॉइज पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, और वेटेज 42 मार्क्स की दे रखी है। और ये मैं हर क्लास में बताता हूँ एनवायरमेंट की, कि इन 3 टॉपिकों को छोड़ के नहीं जाना, ईएस में भी और गेट में भी। अभी गेट में भी पेपर होगा आपका फरवरी में, देखना इनकी वेटेज कितनी आती है। 2 नंबर का सवाल पूछेगा आपसे एमएसडब्ल्यू से, और 2 नंबर का सवाल पूछेगा एयर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन से। तो टोटल 4 या 3 नंबर के सवाल मिलेंगे आपको गेट में भी। तो गेट के लिए भी आपको ध्यान रखना है, फॉर गेट ऑल्सो टेक प्रॉपर केयर, ये वाले टॉपिक्स नहीं छोड़ने। रॉ वाटर में सवाल आया था पीएच का, 2 सैंपल मिला है पानी के, अलग अलग पीएच की रिजल्टेंट पीएच पूछी हुई है। रैपिड सैंड फिल्टर का सवाल पूछा था, हेड लॉस, बैक वॉशिंग, स्टैंडर्ड सवाल। रेक्यूपरेशन टेस्ट, सोर्स ऑफ वाटर में से क्लोरीनेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पूछे थे, ये थ्योरी वाली प्रॉब्लम थी। दिस प्रॉब्लम वाज थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी, ऑल दी पॉइंट्स कैन बी रेफर डायरेक्टली फ्रॉम दी नोट्स। वेस्ट वाटर में एक सवाल टीएचओडी का स्टैंडर्ड सवाल हर क्लास में कराया जाता है। सीवर का सवाल हर क्लास में कराया जाता है। एएसपी का सवाल ट्रिकी था, दिस प्रॉब्लम वाज ट्रिकी, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि एएसपी में भी इतने लेवल पे जाके वो सवाल पूछ सकता है। तो इसलिए जैसे डिस्कस कर रहे हैं, हर हर टॉपिक में से सवाल पूछा है, और हर टॉपिक की हर एक्सटेंट तक सवाल पूछा हुआ है। तो हो सकता है एएसपी का जो न्यूमेरिकल था 20 नंबर का, वो नहीं बने, क्योंकि उसमें एक ऐसा कंसेप्ट इन्वॉल्व था जो डिस्कस नहीं किया जाता जनरली। दैट कंसेप्ट वाज इन्वॉल्व व्हिच इज नॉट डिस्कस जनरली। इसको मैं सेपरेटली आपको स्पेशल क्लास में करा दूंगा। तो द कंसेप्ट ऑफ द एएसपी व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन मेंस दिस ईयर, इस कंसेप्ट को सेपरेटली मैं स्पेशल क्लास में करा दूंगा। इस प्रॉब्लम को छोड़ के 104 नंबर की जो प्रॉब्लम थी वो डायरेक्टली थी, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स फॉर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो इसका लेवल भी मैं मॉडरेट लेके चल रहा हूँ, एक प्रॉब्लम की वजह से। एक 20 नंबर का सवाल अनकन्वेंशनल था या देखा हुआ नहीं होगा, बाकी सारे सवाल आप बना सकते हो। मेंस में कंपटीशन को बीट कैसे करें अगर इजी पेपर आया है, यही तो डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अनकन्वेंशनल टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, यू हैव टू कवर अनकन्वेंशनल टॉपिक्स। गेट में एमएसक्यू ऐड हुआ है तो उसमें अनकन्वेंशनल टॉपिक ज्यादा आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इट कैन बी एडेड। पर गेट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कंसेप्चुअल ज्यादा होती हैं, मतलब नॉलेज बेस कम होती है, कंसेप्चुअल ज्यादा होती है, एप्टीट्यूड बेस ज्यादा होती है वो। तो अगर सवाल आएगा भी तो आप एप्टीट्यूड बेस पे उसको सॉल्व कर जाओगे। यहाँ पे ईएस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नॉलेज बेस्ड होती है। द प्रॉब्लम्स इन ईएससी व्हिच आर बीइंग आस्क्ड देयर नेचर इज कंपैरेटिवली नॉलेज बेस्ड। तो उसके लिए आपको पढ़ना ज्यादा पड़ता है, गेट में आपको एप्टीट्यूड अप्लाई करना पड़ेगा। गेट के थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बट न्यूमेरिकल्स नहीं होते, रीजन बीइंग एप्टीट्यूड बेस्ड। ये तो डिस्कस कर रहा हूँ, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। गेट इज प्योरली कंसेप्ट बेस्ड, ईएस इज नॉलेज बेस्ड, ईएस नॉलेज बेस्ड है हमारा। तो ये बेसिक एनालिसिस मैंने आपको करके दी है पूरे पेपर की। वर्डिक्ट ये है कि पेपर 1 तो बहुत ही आसान था, पेपर 2 मॉडरेट था क्योंकि अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स ज्यादा थी, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज्यादा थी। ओवरऑल पेपर को देखेंगे, ओवरऑल पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आसान है। इस बार आपको टाइम ज्यादा मिला पेपर देने का। दूसरा दूसरा एक और रीजन है, वन मोर रीजन वाज देयर, जिसकी वजह से आपको कट ऑफ क्या मिलेगी, कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी, बिकॉज ऑफ द कट ऑफ विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। कितनी कट ऑफ ज्यादा मिलेगी, कम से कम 45 से लेकर 50 नंबर की, 45 टू 50 मार्क्स विल बी कंपैरेटिवली हायर। तो ये बेसिक एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाई है पूरे ईएससी के पेपर की। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस 2021 प्री, सफिशिएंट टाइम इज अवेलेबल फॉर 2021 प्री। सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है आपके पास, खुद तैयारी कर रहे हो आप, खुद तैयारी कर सकते हो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, कोई से भी नोट्स उठा लो, मैंने नोट्स दे रखे हैं, नोट्स सफिशिएंट होंगे, फुल कवरेज है, सारे अनकन्वेंशनल टॉपिक्स कवर है मेरे नोट्स के अंदर। तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो या कोई और नोट्स करने वो कर सकते हो। अगर आपको किसी से गाइडेंस लेनी है, गाइडेंस ले सकते हो। अभी देखो सीजन आ रहा है, अभी देखो अगले महीने सीजन चालू हो जाएगा, हर कोई बैच लॉन्च करेगा अभी ईएससी के प्री का। एवरीबडी विल लॉन्च द बैच ऑफ ईएससी प्री। तो कोई सा भी बैच ज्वाइन कर लेना, जो मन करे आपको, ज्वाइन एनी बैच ऑफ ईएससी प्री। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, खुद तैयारी करनी है, नोट्स मेरे अवेलेबल है, नोट्स आर अवेलेबल।
तो अगले ही महीने से ये चालू हो जाएगा सबका कि बैच लॉन्च हो रहा है। अब सबका नहीं, हमारा भी लॉन्च होगा। तो हमारा भी लॉन्च होगा, जो मन करता है वो ज्वाइन कर लेना आप। 2021 में वैकेंसी कैसे रहेंगी? 2021 में वैकेंसीज बढ़नी चाहिए। अभी क्या है? हाँ, वो ऑब्वियस है, इट इज ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस। Currently, I am pursuing MTech in environment. Parallelly, ESE manage कैसे करें? As I got 230 marks this year. बेटा MTech तो मैंने भी करी थी, तो मेरे हिसाब से तो MTech में कोई इशू होना नहीं चाहिए। There is no issue in MTech. BTech से भी आसान होती है MTech तो। पर फिर भी अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, वो मैनेज करना पड़ेगा। MTech का टाइम कम कर दो। Reduce your investment of the time in your MTech studies. Exclusive main batch on this platform. हाँ, एक्सक्लूसिव मेन बैच था, पर अभी मेंस बैच का कोई यूज ही नहीं है। प्रेजेंटली देयर इज नो यूज। अभी कौन सा मेंस का पेपर देना है आपको? हाँ ना, नेक्स्ट मंथ आईआरएमएस की वैकेंसी भी आ जाएंगी। तो नेक्स्ट मंथ आईआरएमएस की नोटिफिकेशन भी आने वाली है। फ्रॉम वेयर कैन आई गेट योर नोट्स? नोट्स कहाँ से मिलेंगे? मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। तो नोट्स कहाँ से मिलेंगे? आई एम शेयरिंग द लिंक। उस लिंक को ज्वाइन कर लो, सारे नोट्स मिल जाएंगे वहां पे। सो आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ द ग्रुप। इस ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। यू विल गेट द नोट्स फ्रॉम हियर। पिन कर दिया मैंने मैसेज को। आई पिन द मैसेज। ईएससी और गेट पैरेलली करना है, बिल्कुल पैरेलली प्रिपेयर करना है। सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। पैरेलल प्रिपरेशन होगी गेट की भी और ईएससी की भी, सेपरेट प्रिपरेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? प्रिपरेशन पेपर स्पेसिफिक ज्यादा बेहतर करें या ओवरऑल? पेपर स्पेसिफिक कोई प्रिपरेशन नहीं होती। आपकी प्रिपरेशन होती है एक पर्टिकुलर टॉपिक की। आपको एक टॉपिक तैयार करना है अपना। जो लास्ट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होते हैं वो पेपर के 1-2 हफ्ते पहले किए जाते हैं बस। तो पेपर स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको। आपको अपनी सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है। ये बेसिकली जो पेपर स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, ये जो बेसिकली पेपर स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, ये एक तरीका होता है मार्केटिंग करने का। तो क्योंकि मैं मार्केटिंग में नहीं हूं, मैं आपको क्लियरली सारी बात बताता हूँ। तो ये एक प्रोसेस होता है मार्केटिंग करने का कि यूपीपीएससी का बैच है, एमपीपीएससी का बैच है, गेट का बैच है, ईएससी का बैच है। क्या गेट में, ईएससी में, यूपीपीएससी में क्या ये सॉइल चेंज हो जाएगी? क्या सॉइल तो वही रहेगी ना। सॉइल विल रिमेन सेम। आरसीसी वही की वही रहेगी। टॉस वही का वही रहेगा हर जगह। तो वो बस मार्केटिंग का एक तरीका होता है। ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। आपको प्रिपरेशन अपनी इंजीनियरिंग की करनी है, पेपर स्पेसिफिक नहीं करनी है। सर आप फिर से न्यू बैच प्लस पे लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल, अभी मेरे तो रेगुलर बैच चलते रहते हैं। रेगुलर बैचेस रोज क्लास होती है, आपकी स्पेशल क्लास भी होती है, यूट्यूब पे क्लास भी होती है, प्लस पे भी क्लास होती है। तीनों जगह क्लास चल रही होती है। गेट ही टारगेट है तो ईएससी प्रीवियस ईयर बिल्कुल सॉल्व करने हैं। बिल्कुल हेल्प मिलेगी आपको। पेपर सॉल्विंग इज अ method to test whether you are able to apply the concept or not. तो पेपर सॉल्विंग एक तरीका है ये पता करने का कि आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो आपको लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, ईएससी के भी। वीडियोस नोट बनाने में, अगर आपको नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है, डायरेक्टली नोट्स देखो। कोई जरूरी नहीं है आप खुद नोट्स बनाओ। अमृत, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए अपने। आई हैव नेवर मेड माय नोट्स। आप तो बोल रहे हो वीडियो देखने में टाइम लगता है, नोट्स नहीं बनाते। मैं वैसे ही नोट्स नहीं बनाता था। तो आप डायरेक्टली नोट्स देखो ना, क्यों मेहनत कर रहे हो नोट्स बनाने में? आप वीडियो देखो, कंसेप्ट को समझो, नोट्स आप डायरेक्टली उठा लो, मैंने शेयर कर रखे। आई हैव शेयर्ड दी नोट्स। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो नोट्स बनाने में? हैंड रिटन में एडिट कर सकते हैं आपके, बिल्कुल एडिट करो, डू दी एडिटिंग। अगर कोई, क्योंकि नोट्स मैंने नहीं लिखे, स्टूडेंट्स लिखते हैं नोट्स। हो सकता है 6 को 9 लिख दिया हो, 7 को 1 लिख दिया हो, तो वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो आप एडिटिंग कर सकते हो। दैट एडिटिंग कैन बी डन। उसको एडिटिंग के फॉर्म में आप रेफर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। Just join plus. What are the other courses you will be teaching apart from completed ongoing? I'll be teaching all the courses. स्लाइड्स भी अवेलेबल रहता है, हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। हाँ, जो अलग से सेपरेट पॉइंट है वो आप मेंशन कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताता हूँ क्लास में, वो आप अलग से मेंशन कर दीजिए नोट्स के ऊपर ही।
इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, बाकी हैंड रिटन नोट्स में मैक्सिमम कवरेज होती है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे अनअकैडमी पे, तो जब भी आपके पास टाइम है आप उसको चेक कर सकते हो। हाँ, प्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी गेट के बाद। गेट के बाद प्री की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपकी गेट की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जैसे ही गेट खत्म होगा प्री की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, उसी फैशन पे जैसे आपकी गेट की टेस्ट सीरीज चल रही है। हाँ, ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन उस समय स्टार्ट हो जाता तो ऑफलाइन भी मिल जाएगी। तो दोनों टेस्ट सीरीज हो सकती है अगर सिचुएशन परमिट करे। आपने जो लिंक शेयर किया है वो प्लस वालों के लिए है, जो लिंक मैंने शेयर किया है वो सबके लिए है, इट इज फॉर ऑल। जो लिंक अभी मैंने शेयर किया है इट इज फॉर ऑल, सब लोगों के लिए। वो नंबर कम आते हैं टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स। जो मार्किंग है वो रिलेटिव है, सबके नंबर कम आते हैं। जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो तो सबके ही कम आ रहे हैं, तो रिलेटिव मार्किंग है। अभी इसमें मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे तो सबके बहुत ज्यादा आएंगे। तो अगर मार्क्स सबके बहुत ज्यादा आएंगे तब भी उतने लोगों का सिलेक्शन होगा, मार्क्स बहुत कम आएंगे तब भी उतने लोगों का सिलेक्शन होगा। पर अगर मार्क्स कम आएंगे, आपको इसको एक मोटिवेशन की तरह लेना है कि मेरे को अभी और पढ़ना है। अगर आपके मार्क्स ज्यादा आने लग गए टेस्टों के अंदर, आप लीनियंटली आराम से बैठ जाओगे कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है। तो वो मार्क्स कम क्या है, मार्क्स कम एक इंडिकेशन है कि मेरे को अभी और तैयारी करनी है, आई हैव टू फर्दर प्रिपेयर। प्लस वालों का लिंक सबके लिए ओपन नहीं होता, तो वो प्लस की क्लास में दिया जाता है। तो प्रशांत कुमार, अगर आपको प्लस वाला लिंक चाहिए तो वो प्लस की क्लास में आओ, इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल, वो सबके लिए ओपन नहीं होता है। चलिए, सो आई हैव एड्रेस मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। मोस्टली जितने डाउट्स है मैंने एड्रेस कर लिए। प्लस में ही, हाँ प्लस में दे दें, प्लस में ले लूंगा, आई गिव यू इन दी प्लस। किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करते, मैंने ऑर्डर शुरू में बताया आपको कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आपको लास्ट में करनी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको पहले अटेम्प्ट करनी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी वो प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है जो आपने पहले कर रखी है। जो प्रॉब्लम नहीं है उसको मैं लास्ट में करूंगा। हाँ जी, सारे सब्जेक्ट कराएंगे। थ्योरी, रिवीजन या न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल इन गेट फोकस इज मोर ऑन न्यूमेरिकल। प्लस में डायरेक्ट एनवायरमेंट नहीं, एयर पॉल्यूशन किया है, इट्स ओके। प्लस में बेटा सारी एनवायरमेंट कर रखी है, इन्वायरमेंट वन इन्वायरमेंट टू डला हुआ है उसके अंदर। इन्वायरमेंट वन इन्वायरमेंट टू, इन्वायरमेंट वन हमारी रॉ वाटर वेस्ट वाटर है। गेट में एमएसक्यू आएगा तो मेंशन करेगा या नहीं? बेटा गेट में अगर एमएसक्यू आएगा, अगर मेंशन करता है तभी अच्छी बात है, नहीं मेंशन करेगा नीचे ऑप्शंस में दिख जाएगा आपको, इट विल बी क्लियर इन दी ऑप्शंस। प्लस में सबके लिए पढ़ाया जाता है, प्री, गेट, मेंस, सारी चीजें कवर हो जाती है प्लस में। एवरीथिंग इज कवर्ड इन प्लस, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है प्लस के अंदर, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन है। फॉर दैट वी हैव अ सेपरेट ग्रुप, निर्भया। अगर आपने अभी ज्वाइन किया प्लस को, प्लस वालों का सेपरेट ग्रुप है, वहां पे आप डाउट शेयर कर सकते हो। आई क्लियर दी डाउट्स देयर। जो सब्जेक्ट हो गए हैं, जो सब्जेक्ट हो गए हैं वो आपको दिख जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, जो सब्जेक्ट होने वाले हैं वो भी दिख जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वो सारी चीजें आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। मेन प्लस में टू एयर पॉल्यूशन शो कर रहा है, हाँ एयर पॉल्यूशन इज इन इन्वायरमेंट टू, एयर पॉल्यूशन इन्वायरमेंट टू में। इन्वायरमेंट पार्ट वन में रॉ वाटर वेस्ट वाटर ही है बस। चलिए, थैंक यू एवरीवन। सो ऑलमोस्ट ऑल दी डाउट्स आई हैव एड्रेस्ड। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स है तो वो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। साइड जॉब से ईएससी क्रैक बिल्कुल कर सकते हैं, साइड जॉब से ईएससी क्रैक क्यों नहीं कर सकते? मैं भी तो साइड पे काम करता था पहले, मैंने भी साइड पे पढ़ते पढ़ते पढ़ा है, वहां पे काम किया और वहीं पढ़ा है। तो ये सब बहाने नहीं चलते हैं कि साइड जॉब पे रहते हैं तो ईएससी क्लियर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी साइड पे काम किया, साइड पे बैठ के पढ़ा है, मैंने भी कोई क्लासे नहीं लगाई आपकी तरह, आप तो क्लासे भी लगा रहे हो, तब थोड़ी ना होती थी क्लासे कोई।
तो जब साइड पे हूँ ऑफलाइन ज्वाइन कर नहीं सकते थे, आपके पास तो ऑनलाइन क्लासेस थे इस बार, तो मैंने भी साइड पे बैठ के पढ़ा हुआ है, तो क्यों नहीं हो सकता साइड पे बैठ के पढ़ते? बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। सीएससी सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चंस, या अनअकैडमी पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा पूरा, तकरीबन 4000 प्रॉब्लम्स है अनअकैडमी के क्वेश्चन बैंक पे, अप्रोक्सीमेटली 4000 प्रॉब्लम्स आर देयर इन क्वेश्चन बैंक ऑफ अनअकैडमी। तो या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है उसको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। यू आर अ प्लस स्टूडेंट, ज्वाइन द प्लस क्लास अटेंड करो, वहां पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप प्लस क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा वहां पे। आई शेयर द लिंक देयर। जो मेरा सेशन है, हाँ, जब बाकी सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे तो सॉइल वापस रिपीट होगी, अगेन दी सॉइल विल बी रिपीटेड। जो ईएससी के प्री वाला बैच लॉन्च होगा उसमें वापस सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। जो ईएससी के प्री वाला बैच लॉन्च होगा उसमें सारे सब्जेक्ट वापस रिपीट होंगे, ऑल दी सब्जेक्ट्स विल बी रिपीटेड। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।